चैप्टर 38। वही दूर एक सुनसान रास्ते में, जहाँ दूर दूर तक किसी का नामो निशान न था, वही एक लड़का और एक लड़की पेड़ के नीचे बैठ सुनसान आसमान को देख रहे थे। क्या तुम ठीक हो रूही? आज इतने सालों बाद तुमने उसे देखा। क्या तुमने अभी भी उसे माफ़ नहीं किया? तुम भी जानती हो उस हादसे में उसकी कोई गलती नहीं थी। हम सबकी ज़िंदगी उस एक हादसे ने बदल के रख दी। पर तुम इन सब में उसे क्यों कसूरवार मानती हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जितना वो तुम्हारे लिए तड़पता है, उससे कई गुना ज़्यादा तुम उसके लिए सालों से तड़पती आई हो। अभी वुल्फ ने इतना कहा ही था कि रूही उसे खा जाने वाली नज़रों से देखती है, जिसे देखते ही वुल्फ अपने होठों पर उंगली रख मानो इशारा कर रहा हो कि अब वो कुछ नहीं बोलेगा। टाइगर उसकी ये हरकत देख चिढ़कर वापस अपना चेहरा आसमान की तरफ कर लेती है और अपनी शांत और गंभीर आवाज़ में बोलती है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। उसने मेरा विश्वास तोड़ा है। उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है। मेरे अपने सिर्फ उसकी वजह से मुझसे दूर हुए हैं। मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है। वो मेरे लिए अब एक अनजान के सिवा कुछ नहीं। और तुम भी अब इसके आगे कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि मैं अब उस चीज़ पर बात नहीं करना चाहती। आगे से ध्यान रहे, मुझे इस नाम से मत पुकारना। ये नाम जिसे मिला था वो अब मर चुकी है। वुल्फ अपने मन में तुम सिर्फ बाहर से दिखाती हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझसे बेहतर कौन जानता है कि तुम उससे कितना प्यार करती हो, उसके लिए इतने सालों में कितना तड़पी हो। तुम दोनों का रिश्ता तो सबसे अजीज़ है, जिसमें न तो कोई गुनहगार है न कोई सज़ा के काबिल। फिर भी दोनों सज़ा भुगत रहे हो, वो भी किसी और के कारण। और उस आदमी का पता मैं जल्द से जल्द लगा के रहूँगा, क्योंकि अब वो तड़पते भी नहीं देख सकता तुम दोनों को, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे लिए अजीज़ हो। वुल्फ कुछ देर बाद, वैसे मोहतरमा, जिस जंगली का शिकार आपने किया है उसकी मेहमान नवाजी करनी भी है या नहीं? उसकी बात सुन रूही के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ जाती है और वो पलट कर अपने पीछे गाड़ी में बड़े गरुड़ा को देखती है, जो इस वक्त बेहोश था। चलो, इसकी मेहमान नवाजी के लिए कुछ तैयारी भी तो करनी होगी। आखिर इन्हें भी तो पता चले ये किसके चंगुल में फंसे हैं। जब अरी और बाकी सब आदमी लेरे में बिजी थे, तभी वुल्फ ने मौके का फ़ायदा उठाया, गरुड़ा के गर्दन के पीछे से बेहोश कर दिया था, जिससे वो आसानी से उसे अगवा कर सके। रूही और वुल्फ वहाँ से अपने ठिकाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो गरुड़ा को अपने मेहमान नवाजी का स्वाद चखाने चाहते थे। इधर गोडाउन में अंश को अरी की कोई बात समझ नहीं आती, पर जब उसकी नज़र अरी के हाथों पर जाती है तो उसकी हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि अरी के हाथों पर एक चाकू का कट था जिससे खून बह रहा था। पर उसके चेहरे को देखे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे इस वक्त कोई दर्द से फ़र्क पड़ता हो। वो तो बस सुन में ताकते हुए बस सिगरेट के कश लिए जा रहा था। बॉस, आप जख्मी हो गए, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, जल्दी चलिए। अंश को और जख्मी बोलना अरी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान ला देता है, क्योंकि जो इंसान दिल से जख्मी हो उससे ये भारी जख्म क्या दर्द दे सकते हैं। इन भारी जख्मों को तो वो डॉक्टर से दिखा लेगा, पर उसका क्या, जो उसके दिल में नासूर बनकर कैद है। वो बिना कुछ बोले अपनी सिगरेट का आखिरी कश लेता है। आग लगा दो इस इलाके को, यहाँ राख के सिवा कुछ नहीं बचना चाहिए। अरी इतना बोल खुद अपनी गाड़ी में बैठ वहाँ से निकल जाता है। अरी वहाँ से सीधा अपने घर जाता है। वहाँ जब वो सबसे पहले अपने कमरे में जाता है, क्योंकि कुछ दिनों में ही आदि की मासूमियत ने उसका एक दिल में एक अलग ही जगह बना ली थी। आदि अब उसकी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा बन चुका था। अब अरी हमेशा अपने कमरे में जाने से पहले उसके कमरे में से देखने ज़रूर एक बार जाता था। आज भी अरी उसे एक बार देखने अपने कमरे से में जा सीधा अपने बाथरूम में घुस जाता है। वह भी शावर के नीचे आँख बंद कर अपने अतीत के कुछ यादों में खोया था। लड्डू, देखो, तुम आज फिर मुझसे हार गए। मान लो तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। इतना कहे एक लड़के के ऊपर हंसी जा रही थी। वो लड़का बस उस लड़की को गुस्से में घूर रहा था। दूर चली जाओ मेरी नज़रों से, मैं तुम्हें अब एक मिनट भी घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक लड़का एक लड़की को बहुत गुस्से में ये बात बोल रहा था। वो लड़की बस अपनी सुनी आंखों से उस लड़के के चेहरे को देखी जा रही थी। एक पहाड़ के ऊपर वही लड़का अपनी सुनी आंखों से नीचे जलती गाड़ी को देखा जा रहा था। उसके कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है लड्डू। ये आवाज़ आते ही अरी अपनी आंखें झट से खोल देता है, जो कि अब तक खून सी लाल हो चुकी थी। अरी ऐसे ही बस अपनी कमर पर टावल लपेटे बाथरूम से बाहर निकलता है, पर उसे अब इस वक्त बहुत बेचैनी हो रही थी। वो जल्दी से अपने कमरे में अपने सिगरेट के पैकेट को ढूंढने लगता है, जिसके मिलते ही वो जैसे ही अपना सर ऊपर करके देखता है, उसकी नज़रें नायरू की आंखों पर चली जाती है, जिसे खुद उसने अपने हाथों से उसकी दीवानगी में बनाया था। जिसे देखते ही उसके हाथ से सिगरेट का पैकेट छूट जाता है और जो बेचैनी से अब तक हो रही थी, अब वो शांत हो जाती है। क्या हो तुम मेरे लिए, मुझे भी नहीं पता मेरी जाना।
पर जो भी हो, अब तुम्हारा ये दीवाना तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। तुम मेरी वो दवा बनती जा रही हो जिसकी तलाश में न जाने मैं कहाँ कहाँ भटक रहा था। तुम्हारी एक झलक ही मेरे सारे घाव को मरहम बना देती है। ऐसी क्या कशिश है तुम में जो ये डेविल भी खुद को तुम्हारा मुरीद होने से नहीं रोक पा रहा। अरे ऐसे ही पूरी रात नायरू की आंखों से बात करते हुए बिता देता है। इधर नायरू के घर पर आज पता नहीं क्यों नायरू को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई खास बहुत दर्द में है, उसे बार बार पुकार रहा हो। तो आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि नायरू टाइगर नहीं है। तो आप लोग चिंता मत करो, नायरू के इनोसेंस को हम लोग इस कहानी में कुछ नहीं होने देंगे।